हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया है केम प्लांट, वो C3 प्लांट्स, इसे हम कैल्विन साइकिल भी कहते हैं। उसकी हमने डिटेल स्टडी की थ्योरेटिकल, प्लस उसी लेक्चर में हमने C4 प्लांट की भी स्टार्टिंग कर दी थी। C4 प्लांट में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बनता है वो 4 कार्बन कंटेनिंग ऑक्सिलर एसिटिक एसिड है, जिसे हम OAA के नाम से जानते हैं। और इसका जो फर्स्ट CO2 रिसेप्टर है वो है PEP, फॉस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये इस तरीके से सबसे पहला CO2 फिक्सेशन बीजोफिल में होता है और दूसरा CO2 फिक्सेशन बंडल शीथ में होता है। अब ये बीजोफिल क्या है, बंडल शीथ क्या है, इनमें अंतर क्या है? तो ये एक खास अडेप्टेशन है। याद करो, पिछले लेक्चर में हमने आपको एंड किया था क्रेंज एनाटॉमी पर। तो एक्चुअली हम यहाँ पहले क्रेंज एनाटॉमी समझने की कोशिश करेंगे। आखिर सभी C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी किस लिए होते हैं, क्रेंज एनाटॉमी से इन्हें क्या बेनिफिट है? तो वास्तविकता ये है कि C4 प्लांट फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना चाहते, और फोटो रेस्पिरेशन नहीं करना चाहते हैं इसलिए उन्होंने एक खास एनाटॉमी को अपना रखा है। उस एनाटॉमी का नाम है क्रेंज एनाटॉमी, और उसी क्रेंज एनाटॉमी के आधार पर ही वो फोटो रेस्पिरेशन होने से अपने आप को बचा लेते हैं, और इस वजह से उनकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। तो कहा जाता है कि ये रणनीति के तहत, ये स्ट्रेटजी के तहत ये एक फ्यूचर प्लांट के रूप में विकसित हो रहे हैं। इनमें उत्पादकता ज़्यादा होती है, प्लस इनके अंदर जो रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन है वो भी कम होती है। तो मैं आपको यहाँ पर समझाने की कोशिश करूँगा कि आखिर ये क्रेंज एनाटॉमी क्या है, ये अच्छे से समझें। हर C4 प्लांट में क्रेंज एनाटॉमी खास तौर से प्रेजेंस होती है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये इसका अपर पार्ट है, जिसे हम इसका एपिडर्मिस मान सकते हैं। तो ये एपिडर्मिस है, इसमें वैस्कुलर बंडल तुम्हें दिखाए गए हैं। ये एपिडर्मिस पार्ट है, इसमें स्टोमेटा भी नज़र आ रहे हैं। ये अब ये देखो, ये एपिडर्मिस हो गई, अपर एपिडर्मिस। ये मीजोफिल की सेल हो गई, इनमें लवक ग्रेना युक्त होते हैं। देखो, क्रेंज एनाटॉमी का मतलब है कि व्हेन प्लांट कंटेन grana less chloroplast in bundle sheath while with grana in mesophyll, then it called cranch anatomy. तो ये एक खास अडेप्टेशन है। मतलब मीजोफिल के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें ग्रेना पाया जाएगा, लेकिन बंडल शीथ के जो क्लोरोप्लास्ट हैं उनमें ग्रेना नहीं होगा। तो ये ऐसा क्यों? तो ये एक खास अनुकूलन है जो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, खास तौर से कि ये प्लांट नहीं चाहते कि हमारे अंदर फोटो रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो। ठीक है, अब देखो, तो बंडल शीथ में बंडल शीथ की अपेक्षा लवक कम होते हैं। अब वैस्कुलर बंडल हो गए। अब ये जो आप देख रहे हो, इसे हम कहेंगे बंडल शीथ। क्या कहेंगे? बंडल शीथ। इसी को हम कहेंगे पूलाक्षद शीथ भी कह सकते हो। ठीक है, ऐसे। इनकी खास बात क्या है इन बंडल शीथ की? तो इसमें खास बात यह है कि लवक ग्रेना रहित, इनमें ग्रेना नहीं पाए जाएंगे, ग्रेना लेस। ओके, दूसरा, लवक की संख्या अधिक, उनमें लवक अपेक्षाकृत कम है।
यहाँ पर लवक की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगी। अब ये मोटी भित्तियुक्त इनकी जो कोशिकाएं हैं, क्या हैं? कोशिकाएं। कोशिकाएं मोटी भित्तियुक्त, मोटी भित्तियुक्त, मोटी भित्तियुक्त अंतर कोशिकीय अवकाश रहित, अंतरकोशिकीय अवकाश रहित, जिससे गैसीय विनिमय अनुपस्थित, गैसीय विनिमय इनमें नहीं पाया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो फिर से समझ लो, ये पॉइंट बड़े खास हैं। लवक ग्रेना रहित है, लवक की संख्या अधिक है, मीजोफिल में जितनी लवक होंगे उसके रेस्पेक्ट में संख्या ज़्यादा है। कोशिकाएं मोटी भित्ति युक्त हैं, अंतर कोश की अवकाश इनमें नहीं है, और इसमें जिससे कि इनमें गैसीय विनिमय नहीं हो। क्यों नहीं हो? क्योंकि ये अपने रुबिस्को को बचाना चाहते हैं। मतलब ये कि रुबिस्को तक ऑक्सीजन नहीं पहुंचने देते, क्योंकि अगर रुबिस्को को ऑक्सीजन मिल जाता है तो ऐसी परिस्थितियों में फिर क्या होगा? फिर होगा ये कि वहाँ पर फोटो रेस्पिरेशन हो सकता है। तो क्रेंच आंतरिकी अपना ही इसलिए गई है जिससे कि रुबिस्को तक ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा ना हो पाए, क्योंकि अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन हो जाएगा ऐसी परिस्थितियों में फिर वहाँ प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया संपन्न हो जाएगी। तो ये अब ये जो लीफ है ये क्या शो कर रही है? ये है क्रेंच एनाटॉमी। क्या है? क्रेंच एनाटॉमी। ठीक है। टू प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन इन C4 प्लांट, जिससे C4 पौधों में प्रकाश श्वसन रोका जाता है। प्रिवेंट फोटोरेस्पिरेशन, ठीक है, प्रकाश श्वसन को यहाँ पर रोका जाएगा। और ये जो प्रोसेस आप देख रहे हो एक्चुअली ये क्रेंच एनाटॉमी। अब C4 साइकिल होती क्या है, इसे समझने की ज़रूरत है। इसमें एक्चुअली C4 साइकिल के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। एक है आपकी ये बंडल शीथ और एक है मीजोफिल। तो इसमें खास तौर से दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। वन इज मीजोफिल सेल, तो इस तरीके से एक मीजोफिल की ज़रूरत पड़ेगी इसको, और दूसरी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी वो है इसमें एक मीजोफिल सेल। ठीक है। तो इस तरीके से हम मान सकते हैं कि यहाँ पर हम थोड़ा सा आपको अलग तरीके से कुछ बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक मीजोफिल है और ये एक बंडल शीथ। तो इन दोनों सेल के अंदर C4 साइकिल होती है। एक तो हो गई क्या? एक तो हो गई बंडल शीथ, और दूसरी चीज़ क्या हो गई? मीजोफिल सेल। दूसरा क्या है? मीजोफिल सेल। तो इन दोनों को कंबाइंडली कहा जाता है कि इन्हीं में C4 साइकिल कंप्लीट होती है। तो
तो इसके लिए हम एक सेलुलर स्ट्रक्चर समझ सकते हैं। यहाँ हम 2 सेल बना लेते हैं, ये कुछ इस तरीके से। यहाँ पर ये 2 सेल, ठीक है, ये 2 सेल है, ठीक है। एक जो सेल है वो है मीजोफिल। कौन है? मीजोफिल सेल। और ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज बंडल सीथ। ये कौन सी सेल है? बंडल सीथ, ठीक है, ये बंडल सीथ की सेल। अब क्या हो रहा है, यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट होंगे जो कहीं ना कहीं प्लाज्मोडेस्मेटा को दर्शाएंगे इस तरीके से, ठीक है। ये मान लेते हैं यहाँ ये प्लाज्मोडेस्मेटा है और इसमें ये कहीं ना कहीं इस तरीके से ये, तो ये आप देख रहे हैं प्लाज्मोडेस्मेटा। क्या है ये? प्लाज्मोडेस्मेटा। इज दैट क्लियर? ये 2 सेल को आपस में जोड़ने का काम करेगा। अब यहाँ क्या आ रहा है? CO2। ये एटमॉस्फेयर से CO2 अंदर आ रही है और इसे रिसीव कर रहा है PEP। PEP इज ए 3 कार्बन कंपाउंड और ये इसको रिसीव कर रहा है और ये रिसीव करेगा ऐसे कुछ इस तरीके से। और यहाँ कौन काम करेगा? यहाँ काम करेगा पेप्केज। क्या? पेप्केज ये काम कर रहा है। ये फॉस्फोइनोल पायरुवेट कार्बोक्सिलेज, एक वायुमंडल से एटमॉस्फेयर से CO2 आया और इसमें 3 कार्बन कंपाउंड से बाइंडिंग की। अब यहाँ कहा जाता है कि ये कन्वर्ट हो जाता है OAA में। किसमें? ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। और ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाता है मैलिक एसिड में। किसमें? मैलिक एसिड। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है, ये भी 4 कार्बन कंपाउंड है। यहाँ एक और बड़ी खास बात है, यहाँ पर आपको एक और रिवर्सिबल कंपाउंड बनते हुए दिखाया जाता है, वो है एस्पार्टिक एसिड। क्या है? एस्पार्टिक एसिड। तो समझने की कोशिश करें। NCERT ने सिंपल एसिड लिख दिए हैं, एस्पार्टिक एसिड थ्योरी में लिखा हुआ है, ध्यान से पढ़ना। तो मीजोफिल में फर्स्ट CO2 को फिक्स किया जा रहा है, एटमॉस्फेयर से CO2 आया है, पेप्केज की यहाँ प्रेजेंस है और फॉस्फोइनोल पायरुवेट मौजूद है। ये 3 कार्बन कंपाउंड है और 3 कार्बन 1 कार्बन मिलकर बनाएगा 4 कार्बन और ये जल्दी ही कन्वर्ट हो जाएगा मैलिक एसिड में। और मैलिक एसिड में अगर एक्सेस अमाउंट में प्रोडक्शन हो रहा है तो ये एस्पार्टिक एसिड में भी कन्वर्ट हो जाएगा। और वो क्यों हो जाएगा? क्योंकि ये एज ए रिजर्वायर वर्क करेगा। अब ये मैलिक एसिड पहुंचेगा इस जगह, तो यहाँ आ गया मैलिक एसिड, ठीक है। मैलिक एसिड कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? पायरुवेट में। किसमें? पायरुवेट। ये पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना। और आप कह सकते हो पायरुविक अम्ल में ये परिवर्तित हो जाएगा, ठीक है। पायरुविक एसिड में ये कन्वर्ट हो गया। यहाँ पर अब क्या हो रहा है कि ये तो क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। क्या है? 3 कार्बन कंपाउंड। अब क्या हो रहा है? अब यहाँ पर जो एंजाइम है वो है क्या?
मैलेट डिहाइड्रोजिनेज। क्या है? मैलेट डिहाइड्रोजिनेज, सॉरी डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज, डीकार्बोक्सिलेज ये। और इस वजह से क्या हुआ, यहाँ से एक CO2 रिलीज हो गया। क्या? ये CO2। क्यों? क्योंकि ये कैसा था? 4 कार्बन कंपाउंड है और ये कैसा है? 3 कार्बन कंपाउंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक कार्बन यहाँ से लॉस हुआ है। इसे रिसीव करेगा, ये जो CO2 है इसे रिसीव करेगा RuBp। ये ओबियसली 5 कार्बन कंपाउंड है और इससे ये रिसीव होगा, ये बन जाएगा 3PGA और 3PGA से बनेगा ग्लूकोज। क्या बनेगा? ग्लूकोज। ग्लूकोज यहाँ से चला जाएगा बाहर, ये सुक्रोज के फॉर्म में, और सुक्रोज के फॉर्म में कहाँ जा रहा है? फ्लोएम। कहाँ जा रहा है? फ्लोएम। और फिर कहाँ जाएगा? प्लांट। प्लांट में ये चला गया। अब ग्लूकोज से वापस क्या बन गया? RuBp। तो यहाँ क्या हो रहा है? यहाँ एक्चुअली ये कंप्लीट हो रहा है C3 साइकिल। कौन कंप्लीट हो रहा है? दिस इज C3 साइकिल। और यहाँ आ रहा है रुबिस्को। ये रुबिस्को की मौजूदगी इस जगह, ठीक है। यहाँ जो सेकंड फिक्सेशन हो रहा है उस जगह इस रुबिस्को का उपयोग किया जा रहा है, ऐसे रुबिस्को। ये रिबलोज 1,5 बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये रुबिस्को है। इस सेकेंड टाइम CO2 का फिक्सेशन हो रहा है, ग्लूकोज का फॉर्मेशन बंडल शीट में हो रहा है। रुबिस्को को यहाँ छुपा के रखा गया है। बाकी चूंकि ये साइकिल चलती है तो साइकिल के लिए आपको क्या करना होगा? ये है पायरुविक एसिड। कौन है? पायरुविक एसिड, ठीक है। और ये 3 कार्बन कंपाउंड है और ये कन्वर्ट हो जाता है आपके PEP में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? फॉस्फोइनोल पायरुवेट में। तो कहा ये जाता है कि यहाँ पर 12 ATP यूज होते हैं। कितने? 12 ATP का यूज होता है और ये कन्वर्ट हो जाती हैं ADP में, 12 ADP। तो इस तरीके से C4 साइकिल के दौरान यहाँ पर एक ग्लूकोज फॉर्मेशन के लिए 30 ATP और 12 NADPH2 की ज़रूरत होती है। तो 18 ATP तो यहाँ यूज हो गए, 12 NADPH2 का यूज यहाँ हो गया और 12 वहाँ। तो इस तरीके से 30 ATP का फॉर्मेशन होता है। सोचो कि इन्हें एक ग्लूकोज बनाने के लिए अब ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ रही है, लेकिन इसके बावजूद इन्होंने इसी अडेप्टेशन को अपनाया है। इसी अडेप्टेशन से इनको बेनिफिट किस चीज़ का है? तो बेनिफिट इस बात का है कि कम से कम हमारा जो निर्मित भोजन है वो अपघटित तो नहीं होगा। मतलब इन्होंने कह सकते हो कि अधिक ऊर्जा खर्च करना पसंद किया, लेकिन अपना भोजन अपघटित होना पसंद नहीं किया, जिसके लिए इन्होंने क्रेंज आंतरिकी को अपनाया। ठीक है, आप इसे बना लें। ठीक है, अच्छे से बनाएं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट स्टडी है इस सेगमेंट में, और मैं अभी आपको बहुत सारी चीज़ें और भी एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि 2 सेल में किस तरीके से ये C4 साइकिल कंप्लीट हो रही है। क्रेंज एनाटॉमी कैसे है, कहाँ है, ये बात। ठीक है, ओके। अब आप इसी चीज़ को ध्यान में रखो, मेरी कुछ बातों को ध्यान से सुनना है अब, क्योंकि फिर मैं इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिख के ऐसे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। ठीक है, तो फिर से समझ लेते हैं। आखिर
C4 प्लांट ने क्रेंच एनाटॉमी किस लिए अपनाई है? तो क्रेंच एनाटॉमी अपनाई है फोटो रेस्पिरेशन नहीं करने के लिए। ये प्लांट ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा खर्च करके ग्लूकोज बनाना चाहते हैं, लेकिन किसी भी परिस्थिति में इस ग्लूकोज को अपघटित नहीं करना चाहते। तो इसके लिए इन्हें क्या करना पड़ा? इसके लिए अपने रुबिस्को को इन्हें छुपाना पड़ा, क्योंकि ये दोहरा कार्य करता है। यही है जो ऑक्सीजनेज की तरह वर्क कर सकता है। इसीलिए इस तक 3 फैक्टर से इसे बचाने के लिए, जो कि फोटो रेस्पिरेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये सारा प्रक्रम अपनाया गया है। अब मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग पहलू और जोड़ देता हूं इसमें। तो क्रेंच एनाटॉमी किसके लिए अपनाई है? जिससे C4 पौधों में प्रकाश श्वसन रोका जाता है। ठीक है, अब प्रकाश श्वसन के लिए उत्तरदायी, अब ये इंफॉर्मेशन तो चलो हो गई, ठीक है। चलिए इसमें 3 पॉइंट और लिख देते हैं, फिर हम समझाते हैं। यहां पर लिखना यह है कि प्रकाश श्वसन के लिए उत्तरदायी कारक, प्रकाश श्वसन के लिए उत्तरदायी कारक, रिस्पॉन्सिबल है ना। पहला कारक है O2 की अधिक सांद्रता, O2 की अधिक सांद्रता। इज दैट क्लियर? ये पहला फैक्टर है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ O2। ये पहला फैक्टर है O2 की अधिक सांद्रता। दूसरा फैक्टर है CO2 की कम सांद्रता, ठीक है, सांद्रता ऐसे। और तीसरा फैक्टर है तेज प्रकाश, तेज प्रकाश, ठीक है, इंटेंस लाइट। ज़्यादा लाइट हो, CO2 की सांद्रता कम हो, ऑक्सीजन की सांद्रता कम ज़्यादा हो, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर प्रकाश श्वसन की प्रक्रिया संपन्न होती है। तो वास्तविकता में देखा जाए तो C4 प्लांट ने प्रकाश श्वसन को रोकने के लिए क्रेंच आंतरिकी को अपनाया है। प्रकाश श्वसन को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? इन तीनों परिस्थितियों में रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। उपरोक्त वातावरण में रुबिस्को ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। ऑक्सीजनेज की तरह कार्य करता है। अगर ये कंडीशन मिलती हैं रुबिस्को को, तो फिर ये ऑक्सीजन मतलब फोटो रेस्पिरेशन के लिए काम करेगा। अब आप देखो ध्यान से, हर फैक्टर को रुबिस्को के लिए न्यूट्रल करने के लिए ये एडेप्टेशन किए गए।
नंबर 1, O2 की अधिक सांद्रता। रुबिस्को की मौजूदगी कहाँ है? बंडल शीत में। और बंडल शीत में क्या किया गया है? बंडल शीत के जो लवक हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, वो ग्रेना रहित हैं। कैसे हैं? लवक ग्रेना रहित। ग्रेना नहीं होगा। सोचो, ग्रेना में क्या होती है? लाइट रिएक्शन। लाइट रिएक्शन में किसका उत्पादन होता है? ऑक्सीजन का। तो उस कंडीशन में क्या होता? अगर यहाँ बंडल शीत में ग्रेना होते तो यहाँ ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता, और ऑक्सीजन का प्रोडक्शन होता तो रुबिस्को के आसपास ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन बढ़ सकती थी। और इसीलिए ये अडेप्टेशन के तहत ग्रेना रहित क्लोरोप्लास्ट विकसित किए गए। कहाँ? बंडल शीत में। क्यों? क्योंकि वहां रुबिस्को है। अब दूसरी चीज, बंडल शीत को मल्टी लेयर्ड बनाया गया, बहुस्तरित बनाया गया, इसकी भित्ति को मोटा किया गया, प्लस इसमें इंटरसेलुलर स्पेस को अवरुद्ध किया गया। और ये किस लिए किया गया? जिससे कि इसमें गैसीय विनिमय नहीं हो, मतलब ऑक्सीजन बाहर से भी अंदर ना आ सके, अंदर ऑक्सीजन का प्रोडक्शन ना हो, इसके लिए क्लोरोप्लास्ट में ग्रेना हटा दिए, और बाहर से ना आ पाए इसके लिए इंटरसेलुलर स्पेस को भी रिमूव कर दिया और भित्ति को मोटा कर दिया। अब इंटरेस्टिंग कहानी ये है कि इसी में तो ग्लूकोज को बनना है, तो फिर यहां पर CO2 को तो आना ही पड़ेगा। तो पहले फैक्टर के लिए 2 अडेप्टेशन किए, अंतरकोश के अवकाश हटाए गए और अंदर से क्लोरोप्लास्ट से ग्रेना को रिमूव कर दिया गया। अब दूसरा फैक्टर क्या कहता है? दूसरा फैक्टर ये कहता है CO2 की कम सांद्रता। तो इन प्लांट ने क्या किया? खुद का CO2 प्रोड्यूसिंग सिस्टम बनाया। ये आपकी NCERT में प्रकाश श्वसन वाले हिस्से में लिखा हुआ है। वहां पर आप देख सकते हो कि C4 पौधों ने स्वयं का CO2 उत्पादन तंत्र बनाया, जिससे कि रुबिस्को के आसपास CO2 की सांद्रता कम नहीं हो पाती। अब होता यह है कि जरा देखो खुद का CO2 प्रोड्यूसिंग सिस्टम कैसे, कि यहां पर CO2 को मीजोफिल के जरिए स्टोर किया गया, मैलिक एसिड में कन्वर्ट किया गया, मैलिक एसिड को बंडल शीत तक पहुंचाया गया, और मैलिक एसिड के ब्रेकडाउन से पायरुविक एसिड बना। यहां से जो CO2 उत्पन्न होती है वो एक्चुअली C3 प्लांट में ग्लूकोज बनाने के लिए उपयोग की जाती है। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग कहानी है जो कई लोग या कई बच्चे समझ ही नहीं पाते। एक्चुअली ये एस्पार्टिक एसिड यहाँ क्या कर रहा है? तो होता ये है कि इन केस सफिशिएंट एटमॉस्फेयर में CO2 नहीं है, CO2 का कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रहा है, ऐसी परिस्थितियों में पर्याप्त मात्रा में मैलिक एसिड यानी कि ऑक्जेलो एसिडिक एसिड नहीं बन रहा है, तो ऐसी परिस्थितियों में फिर एस्पार्टिक एसिड रिवर्सिबल फॉर्म में ऑक्जेलिक एसिड को बनाएगी और मैलिक एसिड बनेगा, और रुबिस्को के आसपास कभी भी CO2 का कंसंट्रेशन कम नहीं होने दिया जाएगा। तो ये 2 फिर अडेप्टेशन किए इन्होंने, किसके लिए? CO2 की कम सांद्रता को रुबिस्को के आसपास नहीं होने के लिए, नहीं होने देने के लिए, यानी कि सेकेंड फैक्टर को भी रोका, क्योंकि अगर कम सांद्रता रुबिस्को के आसपास हो जाएगी तो फोटो रेस्पिरेशन हो जाएगा। इसके लिए बाहर से मैलिक एसिड बनाएगा, इवन रिजर्व फॉर्म में एस्पार्टिक एसिड को भी प्रिपेयर किया गया, जो कि 4 कार्बन कंपाउंड है। जरूरत पड़ने पर ये दोबारा से ऑक्जेलो एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो सकता है। जैसे अच्छे दिन होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, या फैमिली में जो भी रिस्पॉन्सिबल लोग होते हैं वो पैसे को FD या कुछ बैंक में इस तरीके से रखते हैं कि विपरीत परिस्थितियों में उसका उपयोग किया जा सके, उसे हम रिजर्व मनी कहते हैं। तो ऐसे ही इस प्लांट ने भी कर रखा है कि जो एक्सेस अमाउंट में CO2 का फिक्सेशन होता है उसमें से कुछ अमाउंट में वो CO2 का एस्पार्टिक एसिड में कन्वर्ट करता है, तो हर हाल में, जिससे कि CO2 की उपलब्धता रुबिस्को तक बनी रहती है। ठीक है, अब इंटेंस लाइट, इस फैक्टर को न्यूट्रल करने के लिए यहाँ क्या किया गया, रुबिस्को को, बंडल शीत कहाँ होता है? पत्ती के मध्य भाग में। मध्य भाग में टेम्परेचर नॉर्मली इम्पैक्ट ज़्यादा नहीं डालता है,
टेम्परेचर इम्पैक्ट डालेगा सराउंडिंग जो सेल्स हैं उन पर, तो वहाँ पर ज़्यादा इंटेंस लाइट की भी प्रॉब्लम इसे फेस नहीं करनी पड़ती है। इसीलिए रूबिस्को को बंडल शीट में अंदर छुपा के रखा गया। ठीक है, तो मेरा ऐसा मानना है कि यही वजह है कि C4 प्लांट में निग्लिजिबल, देखो नगण्य, एनसीईआरटी के ये शब्द हैं, नॉर्मली तो नहीं होता लेकिन नगण्य मात्रा में C4 वो फोटो रेस्पिरेशन पाया जाता है C4 प्लांट। समझ गए? बोलो क्लियर? यस। अब मैं आपको इन फैक्टर्स के बारे में वो दो पॉइंट एक्सप्लेन कर देता हूँ जिससे ये सारी कहानी आपके दिमाग में बैठ जाएगी। क्लियर? यस। अब मुझे ये हटाना है, ठीक है? ये साइकिल आप समझ गए होंगे। ओके, मैं अभी इसको नहीं हटाऊंगा। क्रेंच, एनाटॉमी के द्वारा C4 पौधे रूबिस्को को फोटो रेस्पिरेशन कारकों से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा प्रदान करते हैं, ठीक है? करते हैं। ओके। ए O2 की अधिक सांद्रता के प्रभाव को रोकना। तो इसके लिए इन्होंने क्या किया? बंडल शीट में
बंडल शीथ, बंडल शीथ में क्लोरोप्लास्ट ग्रीना रहित विकसित किए गए। जिससे O2 का उत्पादन नहीं होता है, नहीं होता है। ठीक है, ग्रीना होता तो लाइट रिएक्शन होती। दूसरा क्या किया इन्होंने, बंडल शीथ की कोशिका मोटी भित्ति युक्त अंतरकोश की अवकाश रहित कोशिकीय अवकाश रहित। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर, CO2 की कम सांद्रता के प्रभाव को रोकना, कहीं इससे कोई दिक्कत ना हो जाए। तो रुबिस्को तक CO2 पहुंचाने तथा उत्पन्न करने का तंत्र विकसित किया। ठीक है, जिसके लिए बाकायदा मीजोफिल में प्रथम बार CO2 का स्तरीकरण किया, बाद में फिर उन्होंने बंडल शीथ में किया, दो बार किया, है ना। ओके, दूसरा पॉइंट क्या रहा, एस्पार्टिक अम्ल एसिड का निर्माण किया जो आवश्यकतानुसार CO2 निर्माण में उपयोग। अब तीसरा फैक्टर क्या है, तेज प्रकाश का प्रभाव
बंडल शीत में स्थित रुबिस्को पर नहीं होता है, क्योंकि अगर बाहर मेसोफिल में होता तो ऐसी परिस्थिति में फिर रुबिस्को पर इम्पैक्ट पड़ सकता था, लेकिन उसे बंडल शीट में अंदर छुपा के रखा गया। ऐसी व्यवस्था की गई है जिससे कि इस पर क्लाइमेटिक जो टेम्परेचर हैं या O2 CO2 का कंसंट्रेशन है उसका एडवर्स इम्पैक्ट ना पड़ सके। तो ये कहानी है C4 प्लांट। मैंने आपको हर एंगल हर एक्सिस से एक्सप्लेन किया, ठीक है। ये उम्मीद करते हैं कि ये सारी बातें आपको समझ में आ रही होंगी। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। सबसे ज़्यादा जो संभावित क्वेश्चन होते हैं वो इसी एरिया से पूछे जाते हैं, तो मन लगा के बढ़िया तरीके से इन चीज़ों को स्टडी करें। ये चीज़ ठीक है, बात क्लियर? ओके। अब यहाँ बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके लिए। आपको मैंने एक कंपनसेशन पॉइंट, संतुलन बिंदु समझा दिया था, ठीक है। वो अब एक चीज़ और यहीं पर समझा देते हैं कि आखिर ये प्रकाश शोषण क्या होता है, ठीक है। तो आपको ज़्यादा सही समझ में आएगा, क्योंकि बार बार इसमें प्रकाश शोषण की कहानी सामने आ रही है ना। हाँ, तो एक चीज़ समझ ही लेते हैं, व्हाट इज फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। फोटो रेस्पिरेशन मतलब प्रकाश श्वसन, प्रकाश श्वसन, फोटो रेस्पिरेशन, ठीक है। अब यहाँ क्या हो रहा है, एक लीफ है, इज दैट क्लियर? ये एक पत्ती है। अब इसमें क्या हो रहा है, ये है लाइट, क्या है, फोटो, लाइट, फोटो, ठीक है, फोटोन। अब लाइट के प्रेजेंस में क्या होता है, लाइट के प्रेजेंस में CO2 को इनटेक किया जाता है और यहाँ बनाया जाता है C6H12O6 और इससे प्रोड्यूस होता है O2। क्या प्रोड्यूस हो रहा है, O2। यहाँ ग्लूकोज बना और ओबियसली इसमें वाटर का यूज हुआ, तो उसका अभी हम कंसेप्ट नहीं ले रहे हैं, तो वाटर भी इसमें यूज होता है, H2, ठीक है। ये प्रोसेस क्या हुई, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये क्या प्रोसेस है, प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। अब दूसरी साइड में क्या हो, दूसरी साइड में लाइट तो हो, ठीक है, लेकिन यहाँ से O2 इनटेक किया जाए और यहाँ से CO2 को रिलीज किया जाए, तो इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, दिस इज कॉल्ड प्रकाश श्वसन। क्या कहेंगे, प्रकाश श्वसन। हम इसे फोटो रेस्पिरेशन नाम देंगे।
मतलब कि प्रकाश की उपस्थिति में यदि वायुमंडल से ऑक्सीजन ली जाए, ठीक है, और यहाँ पर CO2 का उत्पादन, रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस डिक्रीज एज कंपेयर टू रेट ऑफ रेस्पिरेशन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, देन इट्स कॉल्ड फोटोरेस्पिरेशन। अगर प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की दर कम हो जाती है और प्रकाश श्वसन की दर बढ़ जाती है, वो श्वसन की दर बढ़ जाती है, तब उसे क्या कहते हैं हम, तब हम ऐसी कंडीशन में उसे फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं। तो एक बार समझ लेते हैं हुआ क्या। जब प्रकाश की उपस्थिति में C3 पौधे O2 ग्रहण कर CO2 उत्सर्जित करते हैं, अर्थात प्रकाश संश्लेषण की अपेक्षा श्वसन की दर बढ़ती है, श्वसन की दर बढ़ती है, तब प्रकाश श्वसन कहलाता है। तब प्रकाश श्वसन कहलाता है, ठीक है। तब हम इसे फोटोरेस्पिरेशन कहते हैं। और इस समय जो रूबिस्को है वो एज ए ऑक्सीजनेज वर्क करता है। ये चीज़ होगी। तो ये सब काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अब हम अगले सेगमेंट में आपको इसके डिफरेंसेस हैं C3 C4 के, वो टेबल एक बार समझा दूंगा, हैं। और टेबल समझाने के बाद में हम यहाँ थोड़ी प्रकाश श्वसन पर और बातें करेंगे, क्लियर। और फिर यहाँ पर हम कुछ क्वेश्चंस करें और अल्टीमेटली इस तरीके से हमारा जो 90 नंबर का लेक्चर है वो कंप्लीट होगा, है ना। इससे प्रकाश श्वसन क्लियर, ओके, थैंक यू।